आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट का सिलेबस 2026 का है। जो ये प्राथमिक स्तर का है, 1 to 5 के लिए है। इसमें संपूर्ण सिलेबस आपका रहेगा, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अलग अलग टॉपिक कौन कौन से हैं जो इसमें शामिल किए गए हैं। आपका सीडीपी है, हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है, और बाकी का जो इसके साथ में पेडागोजी आती है, हिंदी की अलग से आती है, गणित की आती है। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक बात आप क्लियर कर लें कि जो सीटेट का एग्ज़ाम है और यूपी टेट का एग्ज़ाम है, दोनों में काफ़ी भिन्नता है, दोनों एक से नहीं है। आपके टॉपिक मैच हो सकते हैं, लेकिन जो पेपर तैयार करने का तरीका है वो दोनों का बिल्कुल अलग अलग है। जो यूपी टेट का पेपर है वो फैक्ट पर आधारित है, और जो सीटेट का पेपर है वो आपका डिटेल स्टडीज़ के लिए होता है। आपको बहुत विस्तृत तरीके से पूछा जाता है उसमें, और काफ़ी हद तक वो आपके विवेक पर आधारित होता है। उसके जो आंसर्स होते हैं वो आपके विवेक पर आधारित होते हैं, लेकिन यूपी टेट में ऐसा नहीं है, ये आपके फैक्ट पर आधारित होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि आपके पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल किया गया है। सबसे पहले आएगा आपका बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। ये आपका 30 नंबर का है। इसमें आपके सबसे पहले आएगा बाल विकास का क्या अर्थ है, आवश्यकता क्या है, और क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो इसमें जब हम अध्यापक होते हैं तो हमको ये बहुत ही ज़्यादा इस बारे में ज्ञान होना चाहिए कि एक बच्चे को एक बाल मनोविज्ञान की आवश्यकता क्यों है, एक अध्यापक के लिए उसकी आवश्यकता क्यों है। तो इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं ये, फिर बाल विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, जैसे बच्चे का विकास किस स्तर पर किस तरह से होता है। जैसे शैशवावस्था में उसका क्या विकसित होता है, फिर बाल्यावस्था में क्या विकसित होता है, फिर किशोरावस्था में क्या विकसित होता है, फिर उसका शारीरिक विकास किस तरह से होता है। शारीरिक विकास में उसका आंतरिक और बाह्य दोनों विकास होते हैं। बाह्य विकास के अंतर्गत जैसे उसकी लंबाई बढ़ती है, या उसके शरीर की जो बनावट है उसमें चेंजिंग आती है। इसी तरह से उसका आंतरिक विकास होता है, उसके आंतरिक जो अंग हैं उनका विकास होता है। फिर मानसिक विकास है, संवेगात्मक विकास है, भाषा विकास है, यानी बच्चा जो है अपनी बात को किस तरह से वो दूसरों के सामने प्रेजेंट करता है, ये आता है इसके अंतर्गत। वो भाषा अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास होता है। सृजनात्मकता और सृजनात्मक क्षमता का विकास, यानी बच्चा कितना ज़्यादा क्रिएटिव होता है, इस चीज़ का विकास होता है। वो नए नए खोज करता है, जो समस्याएं होती हैं उनका किस तरह से नवीन तरीके से उसका निवारण किया जाए, इन सब चीज़ों को बच्चा सोचता है। तो सृजनात्मकता भी उसके अंदर बढ़ती है। फिर है आपका बाल विकास के आधार पर उनको प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम, वातावरण, यानी जो बाल विकास है उसको क्या क्या चीज़ें प्रभावित करती हैं। अगर बच्चा एक अच्छे वातावरण में रहता है, उसका पारिवारिक, सामाजिक और विद्यालयी और संचार माध्यम ये सब कुछ एक अच्छे तरीके से रहते हैं, तो उसका विकास भी बहुत अच्छे तरीके से होता है। यानी बच्चे के विकास में पारिवारिक, सामाजिक और विद्यालयी वातावरण का बहुत ज़्यादा असर होता है। नेक्स्ट है आपका सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत। इसमें क्या है आपका सीखने का अर्थ, यानी लर्निंग, अधिगम। बच्चा किस तरह से सीखता है, यानी सीखना क्या है। बच्चे के जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वही सीखना कहलाता है। इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। फिर अधिगम की प्रभावशाली विधियां कौन सी हैं। अधिगम के नियम, थार्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम और अधिगम में उनका क्या महत्व है। यानी थार्नडाइक ने जो अपना नियम दिया है, भूल का सिद्धांत, वो किस तरह से बच्चों पर लागू होता है। अगला है आपका अधिगम के प्रमुख सिद्धांत, कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता, यानी इनकी उपयोगिता क्या है। यानी जो थार्नडाइक का नियम है, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, कि बच्चा पहले कोशिश करता है, उसके बाद गलतियां करता है, फिर उनमें सुधार करता है और तब आगे बढ़ता है। फिर है आपका पेवलव का संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत, कोहलर का सूझ तथा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, पियाजे का सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सिद्धांत, सीखने का वक्र, अर्थ तथा प्रकार। यानी अब जब सीखने में जो रुकावट होती हैं और उन रुकावटों को दूर करने के लिए हम किस प्रकार के कौन कौन से उपाय लाते हैं, जिससे कि बच्चा अच्छे से सीख सके और उसका अधिगम अच्छे से हो सके। नेक्स्ट देखते हैं शिक्षण एवं शिक्षण विधाएं। इसमें आपका शिक्षण यानी टीचिंग, टीचिंग का क्या अर्थ है, टीचिंग किसे कहते हैं, उसका क्या उद्देश्य है,
संप्रेषण यानी एक जगह से दूसरी जगह तक उसका प्रसार कैसे होता है। फिर शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से हैं, शिक्षण के सूत्र कौन से हैं, शिक्षण की प्रविधियां कौन सी हैं, शिक्षण की नवीन विधाएं कौन सी हैं, सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल कौन कौन से हैं, इनका हम अध्ययन करेंगे। फिर आपका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है समावेशी शिक्षा निर्देशन एवं परामर्श। ये समावेशी शिक्षा जो है वो दिव्यांग बच्चों के लिए है। उनके लिए ये कहा गया है कि उनको अलग से शिक्षित ना किया जाए, उनको सभी बच्चों के साथ में जो सामान्य बच्चे हैं उनके साथ ही शिक्षित किया जाए, जिससे कि वो अच्छे से सीख सकें। तो इसमें जो दिव्यांग बच्चे हैं उनका शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय क्या है, यानी शैक्षिक समावेशन किसे कहते हैं, हम दिव्यांग बच्चों की पहचान कैसे करेंगे, ये किस प्रकार के होते हैं, कौन कौन से प्रकार हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो दृष्टिबाधित होते हैं, कुछ श्रवण बाधित होते हैं, कुछ अस्थिबाधित होते हैं, कुछ में मानसिक मंद भी बच्चे होते हैं। तो इस तरह से जो अपवंचित वर्ग है उनको भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ण, लिंग, शारीरिक दक्षता, इनके आधार पर उनको अलग ना किया जाए, बल्कि जो सामान्य बच्चे हैं उनके साथ ही उनको शिक्षित किया जाए। अब इसमें बहुत सारी संस्थाएं हैं और बहुत सारे उपकरण हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। इसके लिए समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण, सामग्री, विधियां, TLM भी यूज होता है, अभिवृत्तियां, समावेशित बच्चों को अधिगम जांचने हेतु आवश्यक टूल्स, यानी कुछ टूल्स भी दिए गए हैं इनको पढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है आपका, इसमें जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए किस प्रकार की टेक्नोलॉजी यूज़ की जाए, समावेशित बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियां कौन सी हैं, ब्रेल लिपि वगैरह है, ये जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं जिनको दिखाई नहीं देता है उन बच्चों को पढ़ाने के लिए ब्रेल लिपि लाया गया है। समावेशी बच्चों हेतु निर्देशन एवं परामर्श, अर्थ, उद्देश्य और प्रकार, विधियाँ कौन सी हैं, आवश्यकता और क्षेत्र इसके कौन कौन से हैं। अब परामर्श में कुछ सहयोग देने के लिए कुछ संस्थाओं का भी गठन किया गया है। जैसे मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज, ये प्रयागराज में स्थित है मनोविज्ञान शाला। ये परामर्श देती है कि ऐसे बच्चों को किस प्रकार से शिक्षित किया जाए, उनकी समस्याओं का कैसे निवारण किया जाए। फिर मंडल स्तर पर भी बना दिया गया है, यानी जो मनोविज्ञान शाला है प्रयागराज की, वहाँ पर जो नियम बनाए जाएं या परामर्श वहाँ से जो भेजा जाए वो मंडल स्तर पर आए। फिर उसके बाद जिला चिकित्सालय हैं जो मदद करते हैं बच्चे का ट्रीटमेंट देने में, यानी उसका इलाज करने के लिए। फिर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षित डाइट सेंटर, ये जो डाइट सेंटर होते हैं ये एक तरीके से बिजली घर होते हैं जो सभी जगह सप्लाई देते हैं ये शिक्षा की, यानी वहाँ से परामर्श दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है शिक्षकों को, ताकि बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा मिल सके। फिर आपका पर्यवेक्षण और निरीक्षण तंत्र भी रहता है कि बच्चों को अच्छे से पढ़ाया जा रहा है या नहीं, या कोई और उनकी समस्या है तो उसको दूर किया जाए, तो इसके लिए पर्यवेक्षण और निरीक्षण तंत्र गठित किया गया है। समुदाय एवं विद्यालय की सहयोगी समितियां बनाई गई हैं, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन भी हैं, NGO वगैरह हैं जो काफ़ी मदद करते हैं इन बच्चों की पढ़ाई के लिए और इनके विकास के लिए। बाल विकास अधिगम में निर्देशन एवं परामर्श का क्या महत्व है। फिर आगे हम देखते हैं अधिगम और अध्यापन। अब आपका आता है बालक किस प्रकार से सोचता है और सीखता है, यानी बच्चा एक वैज्ञानिक होता है, उसका दिमाग खाली नहीं होता है कि बच्चा एक खाली स्लेट की तरह है, ऐसा नहीं है। बच्चे के अंदर ऑलरेडी कई सारी चीज़ें उसके दिमाग में रहती हैं, फिर वो सब सीखता है, अपने नए ज्ञान को उसमें जोड़ता जाता है। अब फिर कुछ बच्चे होते हैं जो असफल हो जाते हैं, तो ये देखना होता है शिक्षक को कि बच्चा किन कारण से असफल हुआ है, उसको क्यों इसका अधिगम इतना पीछे रह गया। तो इन सब चीज़ों को, समस्याओं को पहले वो पता लगाता है, फिर उसके बाद उन्हें उपचारात्मक शिक्षण देता है जिससे उसकी समस्या दूर हो सके। नेक्स्ट है आपका अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं। बालकों की अधिगम कार्यनीतियाँ सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में, अधिगम के सामाजिक संदर्भ के रूप में, एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। यानी एक बच्चे को कहा गया है कि बालक एक नन्हा वैज्ञानिक है, वो कई चीज़ों का आविष्कार करता रहता है। बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना, यानी बच्चों की। नेक्स्ट है आपका
बोध और संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम, यानी बच्चे को सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है, वो प्रेरणा और अधिगम के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। फिर नेक्स्ट आपका आता है अधिगम में योगदान देने वाले निजी कारक कौन कौन से हैं। इसमें निजी और पर्यावरणीय कारक आएंगे आपके। नेक्स्ट है आपका भाषा। ये आपका भाषा प्रथम है हिंदी। इसमें आपका आएगा अपठित एक गद्यांश दिया रहेगा जिसको आपको पढ़ना होगा, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर करने होंगे ये लिए। तो ये भी बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग रहता है ये वाला गद्यांश जो आपका है। गद्यांश और पद्यांश दोनों तरह के रहते हैं। हिंदी वर्णमाला, इसमें आपके स्वर और व्यंजन रहेंगे। वर्णों के मेल में मात्रिक और अमात्रिक शब्दों की पहचान, यानी मात्रिक शब्द कौन से हैं और अमात्रिक कौन से हैं, ये आपको देखना है। फिर आपका वाक्य रचना रहेगा। हिंदी की सभी ध्वनियों से पारस्परिक अंतर की विशेष रूप से जानकारी रहेगी। नेक्स्ट है आपका हिंदी भाषा की सभी ध्वनियों, वर्णों, अनुस्वार इत्यादि रहेंगे आपके। हिंदी भाषा की सभी ध्वनियों, वर्णों और अनुस्वार अनुनासिक, हिंदी भाषा की सभी ध्वनियों, वर्णों, अनुस्वार, अनुनासिक एवं चंद्र बिंदु में अंतर, संयुक्त अक्षर एवं अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से बने शब्द, ये आपके रहेंगे। सभी प्रकार की मात्राएं रहेंगी आपकी। नेक्स्ट आप देखते हैं आपका ये पेडागोजी है, नहीं ये आपका उसमें कुछ विराम चिन्ह है और अल्प विराम है, अर्ध विराम है, प्रश्नवाचक है, विस्मय बोधक है, चिन्हों का पहचान है, विलोम, समानार्थी, तुकांत, अतुकांत, समान ध्वनियों वाले शब्द हैं, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है, इसके भेद रहेंगे, वचन, लिंग और काल रहेगा, प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव और देशज शब्दों की पहचान और उनमें अंतर आएगा। लोकोक्तियां एवं मुहावरों के अर्थ रहेंगे। संधि, ये आपका स्वर संधि रहेगा, वृद्धि संधि रहेगा और अयादि संधि, यण संधि ये रहेंगे। इसमें भी आपकी फिर व्यंजन संधि रहेगी और विसर्ग संधि रहेगी आपकी। फिर आपके आएंगे वाच्य, समास और अलंकार के भेद, यानी कौन कौन से अलंकार हैं। फिर कवियों एवं लेखकों की रचनाएं रहेंगी। अब आपका आता है हिंदी पेडागोजी। इसमें आपका अधिगम और अर्जन रहेगा, यानी बच्चा भाषा कैसे सीखता है और कई जगह से वो इकट्ठा भी करता है ज्ञान को, भाषा को, कई शब्द तो वो घर से लेकर आता है, कई विद्यालय में सीखता है। तो इस प्रकार से अधिगम और अर्जन ये हमको अध्ययन करना है। नेक्स्ट है भाषा अध्यापन के सिद्धांत कौन कौन से हैं। सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य और बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। मौलिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की क्या भूमिका है, ये आपको देखना है। फिर एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियां और कठिनाइयां, त्रुटियां और विकार। भिन्न भाषा से मतलब ये है कि कहीं कहीं होता है कि एक ही क्लास में 2 या 3 प्रकार की भाषा बोलने वाले भी बच्चे होते हैं। फिर भाषा कौशल आएगा आपका। फिर नेक्स्ट है आपका भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, यानी बच्चा सबसे पहले बोलना सीखता है, फिर सुनना, उसके बाद पढ़ना और अंत में उसका लिखना, यानी सुबोपली का पालन किया जाता है इसमें। फिर आता है आपका अध्यापन अधिगम सामग्रियां, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषाई संसाधन। फिर नेक्स्ट है आपका भाषा 2, यानी इंग्लिश 2, ये आपका इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो आपका आएगा 2 नंबर पर। इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसमें आपका एक अनसीन पैसेज दिया रहेगा जिसको आपको पढ़कर उसके क्वेश्चन आंसर करने होंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हिंदी में दिया होगा। फिर आपके सेंटेंस होंगे, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट होगा, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस के कौन से कितने प्रकार हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपका नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सब चीजें रहेंगी। फिर नेक्स्ट है आपका प्रीपोजिशन, फिर कंजक्शन रहेगा आपका, फिर आपका पंक्चुएशन रहेगा,
टेंस रहेंगे, आर्टिकल्स रहेंगे, पंक्चुएशन ऑफ ए वर्ड फॉर्मेशन, एक्टिव और पैसिव रहेंगे, फिर आपका सिंगुलर और प्लूरल रहेगा, फिर जेंडर रहेंगे। इतने टॉपिक हैं आपके। फिर इसके बाद आपका आता है गणित। इसके भी 30 प्रश्न रहेंगे आपके। इसमें आपका संख्याएं और संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग ये सब रहेगा। लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक रहेगा। भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा और भाग रहेगा। दशमलव जोड़, घटाना, गुणा और भाग रहेगा। एक एक नियम के आपके क्वेश्चन आएंगे। फिर प्रतिशत के प्रश्न होंगे, लाभ हानि के प्रश्न होंगे और साधारण ब्याज के प्रश्न होंगे। उसके बाद आपके हैं ज्यामितीय आपका ज्यामितीय रहेगा और आकृतियां एवं पृष्ठ, कोण, त्रिभुज, वृत्त। फिर आपका धन, रुपया पैसा से संबंधित प्रश्न होंगे। परिमिति, परिमाप, त्रिभुज, आयत, वर्ग, चतुर्भुज रहेगा। मापन समय रहेगा। इसमें तौल, धारिता, लंबाई और ताप से संबंधित प्रश्न होंगे। कैलेंडर के प्रश्न रहेंगे। आंकड़े रहेंगे। आयतन, धारिता, घन और घनाभ रहेगा। फिर क्षेत्रफल, आयत और वर्ग रहेगा। रेलवे और बस की समय सारणी रहेगी। आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण और निरूपण रहेगा। फिर आपके गणित पेडागोजी रहेगी। गणित पेडागोजी में आपका रहेगा गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, बालक के चिंतन एवं तर्क शक्ति, पैटर्नों तथा अर्थ निकालने और अधिगम की कार्यनीतियों को समझना। फिर है आपका पाठचर्या में गणित का क्या स्थान है, गणित की भाषा। फिर सामुदायिक गणित कौन सी है, औपचारिक एवं अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से मूल्यांकन। फिर है आपका शिक्षण की समस्याएं। फिर त्रुटि विश्लेषण तथा अधिगम एवं अध्यापन के प्रासंगिक पहलू रहेंगे। फिर आपका नैदानिक एवं उपचारात्मक शिक्षण, यानी बच्चा जहां वीक रह रहा है तो उसकी समस्याओं को जानकर उसका निदान करेंगे और उसको उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करेंगे। ये आपका गणित पेडागोजी के अंतर्गत आएगा। फिर आपका अंत में आता है पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण में क्या आएगा, आपका सबसे पहले परिवार आएगा। फिर भोजन और स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, आवास, विभिन्न प्रकार के घर कहाँ कहाँ बनाए जाते हैं, इससे संबंधित प्रश्न होंगे। पेड़ पौधे एवं जीव जंतु, हमारा परिवेश। फिर मेला, यानी उत्तर प्रदेश में कौन कौन से मेले लगते हैं, ये रहेगा। फिर उसके बाद आएगा आपका स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति एवं व्यवसाय, कौन कौन से प्रोफेशन हैं। जल से संबंधित प्रश्न रहेंगे। यातायात एवं संचार से संबंधित प्रश्न रहेंगे। उसके बाद आपका आता है पर्यावरणीय अध्ययन। इसमें आपके विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं पर्यावरण से संबंधित 30 प्रश्न रहेंगे। इसमें खेल तथा खेल भावना, खेल से संबंधित क्वेश्चन होंगे। भारत की नदियां रहेंगी, पर्वत, पठार, वन, यातायात, महाद्वीप एवं महासागर, किस किस से घिरा हुआ है भारत, वो रहेगा। हमारा प्रदेश, नदियां, यानी उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी नदियां हैं, पर्वत हैं, पठार हैं, वन हैं, यातायात के साधन हैं। फिर उसके बाद आपके नागरिक शास्त्र के प्रश्न आ जाएंगे। संविधान में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, स्थानीय, जिला स्तर पर, फिर नगर पालिका, जिला प्रशासन, फिर प्रदेश की शासन व्यवस्था, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। फिर नेक्स्ट है आपका ये कार्यपालिका, राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय प्रतीक, मतदान, राष्ट्रीय एकता। फिर आते हैं आपके पर्यावरणीय आवश्यकता। पर्यावरण की आवश्यकता हमको क्यों है, उसके अध्ययन की महत्व क्या है, उपयोगिता क्या है, पर्यावरण संरक्षण किस प्रकार से किया जाए, पर्यावरण के प्रति सामाजिक दायित्व बोध, पर्यावरण संरक्षण हेतु संचालित योजनाएं, यानी कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, ये रहेंगी। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं पर्यावरणीय अध्ययन। ये आपके अध्यापन संबंधी मुद्दे हैं। इसमें आपका रहेगा पर्यावरणीय अध्ययन की अवधारणा एवं व्याप्ति। पर्यावरणीय अध्ययन का क्या महत्व है, एकीकृत पर्यावरणीय अध्ययन क्या है, पर्यावरणीय अध्ययन एवं पर्यावरण शिक्षा, अधिगम के सिद्धांत, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति एवं संबंध, यानी सामाजिक विज्ञान और विज्ञान का आपस में क्या संबंध है, अवधारणा प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण, क्रियाकलाप। फिर आता है आपका प्रयोग, व्यवहारिक कार्य,
फिर चर्चा, इसके बाद आपका सतत और व्यापक मूल्यांकन रहेगा और समस्याएं, यानी कौन कौन सी समस्याएं हैं इसके अध्ययन में, तो उनका निराकरण करना है और फिर बच्चे को अच्छे से बताना है ताकि वो अच्छे से लर्निंग कर सके।